अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, आजमगढ़ और रामपुर का मजबूत किला समाजवादी पार्टी का ढह चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त देकर उसके गढ़ पर कब्जा कर लिया है। आजमगढ़ अब भारतीय जनता पार्टी के पास है और रामपुर भी अब बीजेपी के हाथ है। तो बीजेपी की इस जीत का सिलसिला विधानसभा चुनाव से लगातार जारी है और समाजवादी पार्टी के हिस्से में शिकस्त आ रही है। आज की परिचर्चा इसी विषय पे। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के नतीजे आ गए और ये नतीजे समाजवादी पार्टी के लिए बेहद झटका देने वाले हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की सीट आजमगढ़ समाजवादी पार्टी हार गई है, जहां से उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे थे। 2 साल जेल काटने के बाद रिहा हुए आजम खां भी अपनी सीट हार गए, नंबर 1 नंबर 2 समाजवादी पार्टी में, और दोनों की सीटें पार्टी हार गई। आरोप प्रत्यारोप के बीच जनता का जो मैंडेट आया वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और समाजवादी पार्टी के खिलाफ। तो आखिर ऐसे क्या कारण रहे कि समाजवादी पार्टी को अपना सबसे मजबूत किला है, सेफ प्लेस, सेफ हाउस गंवाना पड़ा? भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, समाजवादी पार्टी की निष्क्रियता और बहुजन समाज पार्टी का उम्मीद से कहीं ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन समाजवादी पार्टी को शिकस्त देने में कामयाब रहा। आजमगढ़ में गुड्डू जमाली ने उम्मीद से कहीं बेहतर अच्छा प्रदर्शन किया। जब सारे पॉलिटिकल पंडित और हर डिबेट में ये कहा जा रहा था कि बीएसपी कमज़ोर हो रही है, लेकिन गुड्डू जमाली ने आजमगढ़ में करिश्मा किया और उन्होंने बदला ले लिया। बदला यूँ लिया कि विधानसभा के चुनाव में वो बीएसपी छोड़कर सपा में आना चाहते थे, लेकिन ऐन वक्त पर उनका टिकट नहीं दिया सपा ने। वो अपमानित महसूस कर रहे थे। एमआईएम से चुनाव लड़े थे, 30,000 वोट पाए थे, लिहाजा बदला लेने के लिए फाइनल टिकट कराकर आजमगढ़ गए थे और समाजवादी पार्टी को हराने में कामयाब रहे। मसला इस बात का है कि समाजवादी पार्टी लगातार एक एक करके चुनाव हार रही है। कारण क्या है? क्या समाजवादी पार्टी आत्मावलोकन करेगी, आत्मचिंतन करेगी अपनी लगातार हो रही हार को और इसे करेक्ट करने की कोशिश करेगी? दूसरा प्रश्न यह है कि भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ लगातार निर्बाध गति से, बिना किसी अवरोध के और पूरी ताकत के साथ प्रचंड गति से दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। और फिलहाल जो उत्तर प्रदेश में विपक्ष की स्थिति है, इनमें से किसी में क्षमता नहीं है कि बीजेपी के विजय रथ को रोकने की कोशिश भी कर सके। आजमगढ़ और रामपुर ने एक नया उदाहरण सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। जिस आजमगढ़ को और रामपुर को अजेय माना जा रहा था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत आसानी से जीत लिया और समाजवादी पार्टी कुछ नहीं कर पाई। विधानसभा के चुनाव में कार्यकर्ताओं का हार के बाद गिरा हुआ मनोबल इस उपचुनाव के बाद और कमजोर हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में विपक्ष का पेड़ सूखना शुरू हो चुका है। जिस तरह से दिल्ली में कांग्रेस का पेड़ सूख रहा था, उसी तरह अब उत्तर प्रदेश में विपक्ष का पेड़ भी सूखना शुरू हो चुका है। कारण विपक्ष खुद भी हो सकता है और कारण जनता का भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व जनादेश। आप कुछ बयान सुने, फिर आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी की घोषित नीति रही है कि हमने सबका साथ भी लिया, सबका विकास भी किया, सबका साथ और सबके विकास के माध्यम से सबके विश्वास को अर्जित भी किया, ये जनादेश उस विश्वास का प्रतीक है। देखा है गली के नाकों पर 5-5 AK-47 लिए हुए, सड़क जमीनों पर डंडे बचाकर खुलेआम माँ बहन की औरतों को गालियां देते हुए, दाढ़ियां पकड़ते हुए, गले दबाते हुए, ठोकरों से मारते हुए, औरतों को दौड़ा दौड़ा कर डंडे से मारते हुए। तो ये चुनाव कहाँ हुआ? ये चुनाव कहाँ है? इलेक्शन कमीशन के लिए एक चुनौती थी, मगर उन्होंने भी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। कितने लोगों को रेड कार्ड देके कहा गया वोट देके घर में बैठो या थाने में बैठो। ऐसे बहुत सारे आतंक, अत्याचार, अन्याय के साथ साथ ये गठबंधन, लेकिन बावजूद इसके सब कुछ करके भी 4,500 से हरा पाए। और इस हार को मैं उस रूप में लेता हूँ कि षड्यंत्रों में दी हुई हार है,
लेकिन हार भले गए चुनाव, न मेरा मन हारा है न मेरे इरादे हारे। हम तो इनसे दुखी हैं। अब 2-4 दिन तक ठंडा जाते दिन उनसे बतिया ही। हम तो मायावती जी से भी बतियाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं कि भाई आपस में दोनों लोगों के झगड़े में समाज का नुकसान हो रहा है, ऐसा न करो। ओम प्रकाश राजभर की कहानी अलग ही होती है। अब वो कह रहे हैं कि बहन जी और भैया जी के बीच का जो झगड़ा है वो निपटाएंगे, इसके लिए वो बहन जी से भी मिलने जाएंगे। इनका अलग ही चलता रहता है, इनका समीकरण ही अलग है। आलोक अवस्थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सतीश प्रकाश जी बीएसपी के जाने माने लीडर और दलित चिंतक। हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार। मनोज काका मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुशील दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार और केपी मलिक जी मेरे साथ दिल्ली से, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। आलोक अवस्थी जी, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के दोनों मजबूत सेफ हाउस जीतने में कैसे कामयाब हुई? ब्रजेश जी, जो राजनेता जिसको चांदी की तस्तरी में परोस करके मुख्यमंत्री का पद दिया गया हो एक समय पे, वह पार्टी की और जनता की कीमत नहीं समझता। यह अखिलेश यादव ने पूरी तरह से चरितार्थ किया है। 2012 में मुख्यमंत्री बनने के बाद से 2014 के बाद कोई भी चुनाव नहीं जीत पाए हैं। और पार्ट टाइम पॉलिटिक्स का एक ज़माना अब नहीं रहा है, और अखिलेश यादव जी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। वो सिर्फ चुनाव से 6 महीने पहले निकलते हैं। 2 लोकसभा के जो उपचुनाव थे आपने देखा, इन उपचुनावों में भी उन्होंने दिलचस्पी नहीं ली। आप राजनीतिक दल के मुखिया हैं, आप एक प्रादेशिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है तो किसके ऊपर जिम्मेदारी है? कौन जिताएगा? अपने कैंडिडेट्स के लिए कौन मांगेगा? हमारे नेता प्रदेश, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार हर क्षेत्र में गए, प्रदेश के अध्यक्ष लगातार दौरे पे गए। पार्टी ने जो है जनता के जो विकास का जो बीड़ा उठा रखा था, हमने उसको जनता के सामने रखा और जनता ने उसको सहर्ष स्वीकार किया है। आज हारी हुई बात हार गए हैं तो आज किस तरह की बात हो रही है? कोई कह रहा है बूथ लूट लिया गया, कोई कह रहा है कि मायावती जी ने हरवा दिया। क्यों भाई? आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया गया। ब्रजेश जी, अब ये तो आश्चर्य की बात है। हमको तो सभी वर्गों ने वोट दिया, हम तो मानते हैं हमको मुसलमानों ने भी वोट दिया है। हमको तो जो कहते हैं कि एमवाई फैक्टर, हमको लगता है हमको यादवों ने भी वोट दिया है। लेकिन इस तरीके से जो बांट के जो लोग देखते हैं जातियों धर्म के आधार पर, उनके मुंह पे करारा तमाचा मारा है। इस दोनों उपचुनावों में समाजवादी पार्टी का यही हाल हुआ है। तो मुझे लगता है कि देश मजबूत नेतृत्व में, मजबूत हाथों में है, उत्तर प्रदेश मजबूत हाथों में है, और जनता को भरोसा है अपने नेताओं के ऊपर जिनको उन्होंने अपना जनसमर्थन दिया है। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर काम कर रही है और योगी जी उसको बराबर जमीन पर उतार रहे हैं। यह जो एक डबल इंजन की सरकार चल रही है और जो ये एक जोड़ी चल रही है दिल्ली की और लखनऊ की, यह अभूतपूर्व जोड़ी है और इसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। लगातार एक के बाद एक हार, 2019 की हार, उसके पहले 2017 की हार, 2019 की हार, उसके बाद सारे बाई इलेक्शंस, और उसके बाद 2022 की शिकस्त, और अब ये उपचुनाव। हार के बाद हार आपके सामने है, और अब आप अपना सबसे मजबूत किला भी गंवा चुके। व्हाट नेक्स्ट? देखिए, ये ठीक बात है कि लगातार समाजवादी पार्टी ने 2-3 चुनावों से लगातार पराजय का सामना करना पड़ रहा है समाजवादी पार्टी को। लेकिन आपने देखा होगा जो अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी जो बात कह रहे थे कि चम्मच, चांदी के चम्मच वाली और तमाम तरह के विश्लेषण से वो नवाज रहे थे, इनसे बहुत साधारण सा सवाल है कि क्या ये आपने और जितने भी लोग हैं, जो साथी हैं, और चाहे पूरा देश और प्रदेश जो देख रहा, क्या लोगों ने नहीं देखा कि जिस वोटर को वोट डालने के लिए भारत का इलेक्शन कमीशन हमेशा प्रोत्साहित करता है, उसी वोटर को रोकने के लिए रामपुर में पुलिस लगा दी गई, AK-47 लेके लोग उसके चौमुहाने पे खड़े थे? क्या ये नहीं देखा देश ने? आजमगढ़ में तो नहीं खड़े थे। बिल्कुल सही कहा आपने, आजमगढ़ में नहीं खड़े थे। आजमगढ़ कैसे हार गए? अपने अध्यक्ष की सीट आपने गंवा दी। देखिए, जो हार हुई है राजा का किला, उसके एक कारण नहीं है, तमाम कारण है, और कई सारे कारणों का पार्टी विश्लेषण कर रही है। एंड ऑफ द डे हार होती है, और हार को स्वीकार कीजिए। देखिए, हर हार को हम सहर्ष, जो जनता का निर्णय है उसे सिरोधार्य करते हैं, लेकिन हार ही समाजवादी पार्टी ही नहीं है।
हार लोकतंत्र भी रहा है। आपने देखा होगा। आप हारे तो लोकतंत्र कैसे हारा? अब इस देश अगर में आप कानून अपने नहीं कारणों चल से रहा। हारते हैं इस तो ये देश में लोकतंत्र का संविधान हारना नहीं चल कैसे रहा। हुआ? ये देश ईडी के सहारे चलाया जा रहा, ये देश सीबीआई के सहारे चलाया जा रहा है। कौन नहीं देख रहा? अरे है तो आजमगढ़ किस में तरह कौन की सी सीबीआई तानाशाही हो पहुंच रही गई है? थी? आप नहीं देख रहे। रामपुर में कौन सी सीबीआई बैठी थी? राम अपना CBI घर बचाओ पहले। सीबीआई तो दूर थी, लोग मतदाताओं के घरों पर उत्तर प्रदेश की पुलिस लगा दी गई थी। आपने ये नहीं देखा? उत्तर प्रदेश और आजमगढ़ में कोटेदार से लेके प्रधान तक को आपके चैनल के माध्यम से मैं बता अरे रहा मैं हूं। आपको याद दिलाना मुख्यमंत्री चाहता हूं, ऑफिस मनोज तक जी। से फोन किए गए हैं। मनोज आप जी, सोचिए मनोज जी, जी 2018 था, यही उत्तर प्रदेश था। फूलपुर, गोरखपुर, नूरपुर और कैराना, चारों चुनाव समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन ने जीत लिए थे। ठीक कहा आपने। और ठीक कहा। आज उपचुनाव हो रहा है तो अपने अध्यक्ष और अपने ही पार्टी में नंबर 2 की पोजीशन वालों की आप सीट गंवा दे रहे हैं। ये आपके लिए आत्मविश्लेषण का वक्त है। निश्चित रूप से आत्मविश्लेषण आरोप का उसका बाई प्रोडक्ट हो सकता है, पर ओरिजिनल मसले पे आइए। आपके मैं ओरिजिनल विषय पे आते हुए ये बता रहा हूं कि निश्चित रूप से विश्लेषण का विषय है और हर हार की हताशा होती है और जीत का जश्न होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी इससे न रुकने वाली है न झुकने वाली है। जो आम जनता के बुनियादी सवाल है, हम जब आपसे बात कर पा रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश का एक नौजवान एसएससी जीडी में अपने नौकरी के लिए आत्महत्या कर लिया। हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो प्रयागराज में डबल मर्डर हुए हैं। हम जब आपसे बात कर पा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में चारों तरफ अराजकता का माहौल है। हम जब आपसे बात कर पा रहे हैं तो 100 करोड़ का इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे बन रहा है कि एक विधायक के हल्का सा हाथ लगाने से भरभरा के गिर जा रहा। तो ये बात आप भ्रष्टाचार का जनता को आलम ये है। कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं ना, जो देखिए, आप यहाँ डिबेट में लोकतंत्र- कह रहे हैं। आपको मैं- पब्लिक आपकी बात से कन्विंस नहीं है। नहीं, हमारी आप समझे बात- कि आपका तरीका गलत है। फिर आप किस तरह की क्या जब हमारे ही साथी कुछ लोग, जो लोग भारतीय जनता पार्टी से लड़ते नहीं हैं, अब एक राजनीतिक दल के जो प्रत्याशी हैं वो भारतीय जनता पार्टी तय करती है, ये जग जाहिर है। ये जग भाई जाहिर आपको है। पता है कि विगत अखाड़े में विधानसभा अब आपको हुआ 2 यही से लोग- लड़ना है तो उस हिसाब से तैयारी करके आओ। नहीं, तैयारी निश्चित रूप से, मैं इसको सहर्ष और पार्टी स्वीकार कर रही है कि कहीं कोई खामियां तो जरूर रही सतीश होंगी। प्रकाश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? कहीं कोई खामियां तो जरूर रही होंगी जिससे कि हम लोगों को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन Alright, सवाल सतीश जी ये से है कि संपर्क जब थोड़ी देर में होगा। लोकतंत्र में Thank you, लोकतंत्र मनोज के जी। मान्यताओं सिद्धांतों का ही जब पालन सरकारी ना करे, सरकार पूरी तरह बहुत से बहुत धन्यवाद मुसोलिनी और हिटलर आपका। का आरोप व्यवहार हमेशा व्यवहारित बाई करे, प्रोडक्ट होते तो हैं, आप आपकी क्या बात भरोसा समझिए। करेंगे? मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आरोप हमेशा डेमोक्रेसी में, इलेक्शन में बाई प्रोडक्ट होता है। मेन प्रोडक्ट पे ध्यान दीजिए। सतीश प्रकाश मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी के लीडर हैं और जाने माने दलित चिंतक हैं। और ख़ास बात यह है कि जब ये मेरे साथ डिबेट में आते थे उपचुनाव के मसले पे, और जब ये कहते थे कि नहीं बीएसपी बहुत अच्छा करेगी, तो लोग हंसते थे। लेकिन आज बीएसपी ने ऐसा इंश्योर किया कि समाजवादी पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो भाई सतीश प्रकाश जी, आज आपका दिन है। आपने जो कहा था वो हो गया। अब सतीश प्रकाश भाई इसी में खुश हैं तो ठीक ही बात है। अब उनको बोलने दो, उनका नाम सतीश प्रकाश है, आपका थोड़ी ना है। नहीं, वो तो सतीश जी आप भी बोलिए, अपने संदर्भ में बता ही रहे हैं थैंक कि यू, कौन शुक्रिया किसको लाभ आपका, पहुंचा रहा है। शुक्रिया। बोलिए सतीश जी। इस तरह के अगर आरोप लगाएंगे तो ये सवाल मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ, रामपुर में आप क्यों हार गए भाई? वहां तो बहुजन समाज पार्टी ने कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था। देखिए, ब्रजेश जी और काका जी हमारे भाई हैं, कहीं ना कहीं भारत की राजनीति बदल रही है और बीजेपी ने जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है उसको कहीं ना कहीं चेंज कर दिया है। इसको तमाम दलों को मान लेना चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी को ये तय करना पड़ेगा कि वो सिर्फ खुद चुनाव जीतना चाहती है या बीजेपी को भी हराना उसके एजेंडे में है या नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी अगर आसीन है उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी दोषी है। बीजेपी के पॉलिटिकल जाल में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी गारे वगारे फंसती रहती है। अच्छा, आपको तो बिल्कुल नहीं फंसते होंगे साहब, टिकट नहीं, मनोज जी प्लीज बीच में मत बोलिए। मनोज जी गलत बात। पहला राउंड में कोई किसी को नहीं बोलता, तसल्ली से सुनिए, सुनने की क्षमता विकसित करिए। ओके, सतीश प्रकाश जी, एक प्रश्न है मेरा आपके लिए। मायावती जी का ट्वीट मैंने पढ़ा, तो ट्वीट नंबर 2 पे उन्होंने लिखा है कि यह बात पूरी तरह से खासकर समुदाय विशेष को समझाने का पार्टी का प्रयास लगातार जारी रहेगा। ये समुदाय विशेष कौन सा वाला है? देखिए, सुनिए, देखिए ब्रजेश जी, इसी समुदाय विशेष को बीजेपी टारगेट करती है। नाम बताइए, मुझे नाम नहीं पता, क्योंकि मेरी जानकारी कमजोर है, जीके कमजोर है।
नहीं है। मैं उस समुदाय यही वो विशेष का सम- नाम जानना चाहता हूँ। देखिए ये सारी दुनिया जानती है, वो समुदाय विशेष भी बहुत पीड़ित है। कौन कहीं है ना वो? कहीं आज वो पछतावे की स्थिति में है। वो कौन है समाजवादी समुदाय विशेष? पार्टी के जाल में यही कृपया समाज- नाम स्पष्ट यही करें विशेष सतीश जी। समुदाय फंसा है। जी। सतीश जी, नाम स्पष्ट जी। करें, समुदाय विशेष नहीं, कौन? सुनिए देखिए ये सच है। नाम स्पष्ट तो आलोक जी करेंगे। मैं आज फिर ये कहूंगा कि कहीं ना आलोक कहीं जी क्यों आजमगढ़ करेंगे? का वो जो चिमटे से चुनाव नहीं का जो छुएंगे, आप परिणाम क्या है, बात कर रहे हो? उस समुदाय आप नाम विशेष लो। को पुनर्मंथन करने की आप नाम आवश्यकता लो ना। है। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। आप नाम लो ना सतीश जी। आपकी नेता ने ट्वीट किया है समुदाय विशेष। मैं जानना जी, चाहता हूँ कि देखिए। समुदाय विशेष कौन है? देखिए यही वो समुदाय विशेष है कि जो कहीं ना कहीं बीजेपी की सत्ता से पीड़ित है। कौन इसी पीड़ित है समुदाय बीजेपी की सत्ता विशेष से? को पिछले नाम, नेम विधानसभा प्लीज। चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी ने टारगेट किया। भाई गुड़ खाइएगा भारतीय राजनीति से और यही गुलगुले से बीजेपी परहेज समुदाय करिएगा, ये विशेष को कैसे अलग चलेगा? कर रही है। गुड्डू उसके जो जमाली को भी संवैधानिक खड़ा अधिकार करोगे है, उनके ऊपर और नाम भी नहीं कहीं ना कहीं लोगे। आक्रमण कर रही है। जी। राइट, बहुत शुक्रिया आपका। मैं हेमंत तिवारी जी को आमंत्रित करता हूँ। हेमंत जी, बहुत शुक्रिया आपका। आजमगढ़ जैसा सेफ हाउस और रामपुर, जिसे आजम खां अपनी बादशाहत का साम्राज्य समझते थे, दोनों ढह गए और भारतीय जनता पार्टी का परचम वहाँ पर लहराया। ये समाजवादी पार्टी के लिए कितनी बड़ी शिकस्त है, आगे की उनकी पार्टी की स्थिति क्या होगी, और दूसरा बीजेपी की अब क्या फ्यूचर स्ट्रेटजी होगी? देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी का आजमगढ़ की मुख्य लड़ाई में आना उसी दिन सुनिश्चित हो गया था जब उपचुनाव की किसी भी औपचारिक घोषणा के पहले ही बसपा ने गुड्डू जमाली को वहाँ कैंडिडेट बना दिया था। और जब चुनाव शुरू हुआ, चुनाव प्रचार शुरू हुआ, और श्रीमान अखिलेश यादव जो डिफेंडिंग चैंपियन आजमगढ़ के थे, जिन्होंने सीट छोड़ी थी, जब वे एक दिन के लिए भी वहाँ नहीं गए, तभी भारतीय जनता पार्टी के मुख्य लड़ाई के बाद टॉप पर रहने और संभवतः समाजवादी पार्टी को पीछे छोड़ने के आसार पैदा हो गए थे। आजमगढ़, रामपुर में श्रीमान अखिलेश यादव ने एक बड़ी गलतफहमी पाल ली। उन्होंने समझा कि ये जो जनाब आजम खां साहब हैं, यही पूरी मुस्लिम कौम है, यही पूरी मुस्लिम बरादरी है, यही पूरी मुस्लिम कम्युनिटी है। इस गलतफहमी में रहते हुए उन्होंने राज्यसभा विधान परिषद में जो कुछ आजम साहब ने चाहा उनको दिया और आंख मूंद के बैठ गए कि आजम साहब रामपुर की बहुत बड़ी तोप है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे एक मित्र हैं, राजनीतिक चिंतक हो, कहते हैं कि ये जो अहंकार का गलियारा है, इसका आखिरी छोर पतन तक जाता है। क्षमा कीजिएगा, कठोर शब्द हैं। तो श्रीमान जी, जब आप दूसरी दुनिया में रहेंगे, जब आप सपने में जीत देखेंगे, ज़मीन देखेंगे नहीं, तब आपको ऐसे परिणामों से ही दो चार होना पड़ेगा। यह ऐतिहासिक सत्य है, यथार्थ है। मुझे लगता है कि जो बड़े पॉलिटिकोज हैं, जो बड़ी पार्टी चलाते हैं, जो बड़े बड़े महारथियों से सीधे मुकाबिल होते हैं, उनको ये बात बुनियादी तौर पर समझ लेनी चाहिए। और मेरा अपना मानना है कि अखिलेश यादव न तो 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सत्य को स्वीकार कर सके और न इन बाई इलेक्शन में समझ सके। और यही वजह है कि आजम खां का गढ़ और उनका अपना आजमगढ़, जहां से उनके पिताजी 2014 में चैंपियन रहे मोदी लहर के क्या बावजूद, इससे समाजवादी वह पार्टी के सीट नेताओं छूट गई और जो हार जमीन के- पर उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल प्रभावित होगा? बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि अब शायद अखिलेश यादव को ये बात समझ में आनी चाहिए। देखिए, नेता की मौजूदगी ताकत देती है। आप योगी आदित्यनाथ से बड़े नेता आज की तिथि में नहीं हैं। योगी आदित्यनाथ बहुत बड़े नेता हैं। प्रधानमंत्री के बाद उनकी गिनती टॉप पॉलिटिकोज में होती है। अमित शाह आपसे बहुत बड़े नेता हैं। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ अगर हैदराबाद के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में जा करके चुनाव प्रचार कर सकते हैं, तो साहब, मैं नहीं कह रहा हूं कि क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़े हाथी को अकेले चैलेंज देने की जो हिम्मत आपने कुछ महीने पहले जुटाई थी, आप उस पार्टी के अध्यक्ष हैं। आपको आजमगढ़ जाना चाहिए था, आपको बाहर निकलना चाहिए था। और दूसरी बात आपको बता दूं, 5 असेंबली सेगमेंट में जो 5 के 5 आप 3 महीने पहले जीते थे,
उन 5 असेंबली सेगमेंट में आप खाली मेहनगर जीते, और वह मेहनगर जीते जहां राजभर वोटों का आधिक्य है, जहां पासी वोटों का आधिक्य है। बाकी 4 में आप पीछे रहे। क्यों भाई? मेरा मानना है कि अखिलेश यादव एक दिन के लिए गए होते, 3 असेंबली सेगमेंट में मीटिंग हुई होती, तो परिणाम कुछ और होता। अखिलेश यादव क्यों नहीं समझ पाते? इसको पूरा आजमगढ़ समझ रहा है, इनके वर्कर समझ रहे हैं, इनके नेता समझ रहे हैं, ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? समझना तो इनका काम है साहब। अब मनोज काका तो डिफेंड करेंगे। ऑल राइट हेमंत जी, मैं केपी मलिक साहब को आमंत्रित करता हूं इस पर चर्चा में। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार सबसे मजबूत किले में सेंध लगा दी, अपनी सेना घुसा दी, किला कब्जा हो गया। अब समाजवादी पार्टी के पास कोई सेफ हाउस नहीं। देखिए ब्रजेश जी, आप जिस प्रकार से अभी हेमंत जी ने कहा कि अखिलेश यादव दोनों ही जगह नहीं गए, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये कारण कि अखिलेश जी को इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे थी कि उनके बिना जाए वो दोनों सीटें जीत जाएंगे। दूसरी चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी जो अवस्थी जी ने अभी कहा कि हमें तो अकलियत के लोगों ने भी वोट दिया और यादवों ने भी वोट दिया। इनकी ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि अब तो हमें मान के ये चलना चाहिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के पाले में अकलियत के लोग भी आ चुके हैं और यादव भी आ चुके हैं, तो समाजवादी पार्टी का भविष्य बहुत उज्जवल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं दूसरी हटके बात ये करना चाहता हूं ब्रजेश जी, जैसा कि हेमंत जी ने कहा कि सारी सीटों पे, विधानसभा की सीटों पे समाजवादी पार्टी जीती थी और वहां पे वो 4 सीटों पे पूरी तरह हारी है, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, सरकारी अमला सब कुछ वहां पे जा रहे हैं। अखिलेश जी क्यों नहीं जा रहे हैं, ये हमारी समझ से परे है। क्या अखिलेश यादव ये नहीं समझ रहे हैं कि उसकी लड़ाई किसके साथ है? क्या भारतीय जनता पार्टी जो आज सत्ता में है, दोनों जगह सत्ता में है, उनसे वो इतनी हल्की और इतने हल्के अंदाज में लड़ाई लड़ रहे हैं? ये समझ से परे है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में 2022 में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का इस चीज से बहुत मनोबल डाउन होगा। और देखिए, जब नेता आपका होता है, हार जीत बाद की बात होती है। अगर अखिलेश जी दोनों क्षेत्रों में होते तो लोगों का मनोबल बढ़ता, तमाम नेता वहां पे जो छोटे बड़े इनके साथ हैं वो इनके साथ चलते हैं, तो कम से कम मनोबल हाई रहता है। और जो प्रशासन भी होता है वो इतने बड़े नेता के सामने थोड़ा उस तरह का अटैक नहीं करता जो छोटे कार्यकर्ताओं को वो टारगेट करता है। मैं नहीं कहता कि प्रशासन वहां पे भाजपा का था, समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं से, छोटे कार्यकर्ताओं से कहीं कोई ऐसी जलालत नहीं हुई होगी, जरूर हुई, वो सब में होता है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है और समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती है, तब वो भाजपा का विपक्ष में रहता है तो वो भी आरोप लगाता है। तो आरोप प्रत्यारोप तो सत्ताधारी दल बहुत पर शुक्रिया लगते आपका रहते मलिक हैं। साहब, बहुत लेकिन धन्यवाद। इतनी बड़ी मैं गलतफहमी सुशील मेरी दुबे समझ जी से को परे आमंत्रित है। करता हूं कार्यक्रम में। सुशील जी, आखिर क्या मैजिक किया भारतीय जनता पार्टी ने कि जो इनका सबसे मजबूत नंबर 1 और नंबर 2 के सेफ हाउसेस थे, दोनों पर कब्जा हो गया बीजेपी का? कारण ब्रजेश जी, पता नहीं वो वीडियो आपको तो याद ही है, सबको याद होगा, आज के लोगों को याद है नहीं याद है। एकमात्र सांसद गोरखपुर के जब लोकसभा में रोए थे, जब उनके आंसू गिरे थे, उस समय को याद करिए और आज के समय को याद करिए। समय बड़ा बलवान होता है। उसी शानदार योगी ने, आदि योगी ने मिथक तोड़े। पहला मिथक तोड़ा नोएडा वाला, दूसरा मिथक तोड़ा दोबारा सत्ता में बीजेपी को खड़ा कर दिया लाके, भारी मिथक तोड़ा। तीसरा मिथक ये तोड़ा कि लोग समझ नहीं पा रहे हुआ क्या। तो पहली बधाई आदि योगी जी को, दूसरी बधाई घनश्याम लोधी को, तीसरी बधाई आजमगढ़ निरीह को, चौथी बधाई प्रियंका जी को कि पुनः कई चुनाव हारने के बाद अधिकृत रूप से चुनाव हारने से बच गई। ब्रजेश जी, बात यह है कि 12 के उधार के मुख्यमंत्री, उन्होंने देखिए बड़ा इसके पीछे लॉजिक है। इसमें कट गिलास की पॉलिटिक्स है, इसमें जवानी कुर्बान गिरोह की पॉलिटिक्स है, इसमें जवानी कुर्बान गिरोह की सलाह है। 12 के उधार के, आपने भी बड़ा अच्छा शब्द कहा ब्रजेश जी, सुप्रीमो अखिलेश यादव, सुप्रीमो, धरती पुत्र मुलायम सिंह के पुत्र अखिलेश यादव सुप्रीमो हैं, नेता नहीं है, मैं नहीं मानता। 12 का चुनाव मुलायम सिंह जी के बहुमत पे आया था, और फिर कैसे क्या क्या कांड, लंका कांड हुए, कैसे पिताजी की गद्दी छीनी, फिर पैसे चाचा को इज्जत बख्शी गई।
अब लाके भतीजे और भाई को भी इज्जत बख्श दी। आप बताइए ब्रजेश जी, मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या होता है। राजभर राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनुप्रिया पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष, फला पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष। अरे भाई, सपा के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बताएंगे कि भूटान में इनका अध्यक्ष कौन है, नागालैंड में इनका अध्यक्ष कौन है, असम में और शिलांग में इनका अध्यक्ष कौन है? तो आप इनके हार के कारण क्या मैं बता रहा हूँ। कारण ये बताया गया जब कान में कहा गया कटविलास बात की पॉलिटिक्स में कि भैया नड्डा तो आए नहीं, आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो समाजवादी पार्टी के। क्या नड्डा आए? कहीं नहीं आए। कहीं मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वो भी हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर कुछ पता नहीं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो गई, कहीं भैया नहीं गए। उनके सिपह सालार गए, कहीं भैया नहीं गए। आप सोच लो, राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर वहाँ उपचुनाव में चले जाएंगे, कितनी उसकी बात है, अपमान की बात है। ये नहीं गए, और फिर अगर एक सीट हार भी गई, अच्छा तो ये कैसे पता कि जाते तो जीत जाते? जो वहाँ का मार्जिन, मतलब? जो वहाँ का, और मान लो तब भी हार जाते तो? नहीं, जो वहाँ का मार्जिन है ब्रजेश जी, जो वहाँ का मार्जिन है वो ये बता रहा है कि अगर देखिए, एक तो गुड्डू जमाली ने मुबारकपुर की सीट इन्होंने, अब देखिए ये पॉलिटिक्स, अब यही अगर यही मुलायम सिंह जी होते तो डे 1 उनको मुबारकपुर की सीट गुड्डू जमाली को दे दी गई होती, तो आज सीन दूसरा होता। 3 साल आप नहीं गए। और एक चीज और हार का कारण ब्रजेश जी, हार का सबसे बड़ा कारण जो है, अच्छा गुड्डू जमाली ने बदला लिया? बेशक ले लिया, बहुत शानदार तरीके से ले लिया, इसमें मायावती कोई रोल नहीं है। ये गुड्डू जमाली का अपना कर्म है। बहन जी जो खुश हो रही ना हो जी, बहन जी तक खुश क्यों है? वो हो रही है तो होती रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टोटल वोट गुड्डू जमाली के अपने सिस्टम का है। और मैं एक बात बता दूं आपको ब्रजेश जी, आपके बड़े चैनल पर, करहल और आजमगढ़ की दूरी लगभग 436 किलोमीटर के आसपास है। अच्छा, काहे भैया, कहाँ करहल, पश्चिम बुंदेलखंड, कहाँ पूर्वांचल? क्या धर्मेंद्र जी इतनी बड़ी कद पर्सनालिटी हैं? मुलायम सिंह जी की बात अलग थी, क्यों रमाकांत जी को नहीं लड़ा सकते थे आप? 5 विधायक में से किसी एक विधायक को लड़ा देते तो क्या दिक्कत थी? वहीं के किसी लोकल को लड़ा देते तो क्या दिक्कत थी? अब चीजें सुशील जी बहुत शुक्रिया आपका। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए। आजमगढ़ और रामपुर दोनों चुनाव समाजवादी पार्टी हारी और बीजेपी ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की, और इनकी जो विजय रथ है वो अनस्टॉपेबल है। यहाँ तक कि आजमगढ़ और रामपुर में भी निर्बाध गति से चलते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ गया है। ब्रजेश जी देखिए, ये जीत भाजपा की ऐसे समय में आई है जब पूरे देश में अग्निवीरों का प्रदर्शन चल रहा था। इस योजना को लेकर युवाओं में बड़ा आक्रोश था। ये जीत ऐसे समय में भी आई जब इस देश में कानपुर का, इस प्रदेश में बवाल हुआ, बुलडोजर से लोगों के घर गिराए गए और ज्ञान व्यापी जैसे मुद्दे चल रहे थे। उसके बावजूद जनता ने बीजेपी को जीत पर जीत दी, तरजीह दी। तो स्वाभाविक है, साफ है कि लोग मोदी और योगी के नाम पर वोट करने के लिए निकलते हैं। वो कैंडिडेट से भी ज़्यादा मतलब नहीं रखते। समाज में जो चल रहा है घटनाएं, उस पर भी उनकी ज़्यादा ध्यान नहीं रहता। वो चुनाव में कमल के फूल को ही जिताना चाहते हैं, और यही वजह है कि ना आजमगढ़ बचा, ना आजम का गढ़ बच पाया। अब समाजवादी पार्टी लोकसभा में बस 3 सांसद रह गए हैं, 5 से घटकर। तो ये बीजेपी के पास जिस तरह से संगठन की शक्ति है, जिस तरह से वो लोग मेहनत करते हैं, उनके पास डेडिकेटेड वोट बैंक है और सरकार की उपलब्धियां हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो मेहनत करते हैं। स्वाभाविक है कि ऊर्जा, ताकत सब मिलती है, सत्ता है, लोग जुड़ते भी हैं। जो हार गया उसमें सैकड़ों छेद हैं, सैकड़ों कमियां हैं, वो सब गिनाई जा रही हैं, वो सब चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन 2.5 लाख वोट बसपा ले गई, 3-3 लाख से ऊपर वोट निरहू और धर्मेंद्र यादव पा गए। ऐसे चुनाव होता। मज़ेदार बात यह है कि ये दोनों सीटें तो सपा और बसपा मिलकर लड़ी थी, तब जीती थी 2019 में। तो मायावती का वोट किनारे चला गया। मतलब हाथी की टक्कर से साइकिल धड़ाम हो गई, ये कह सकते हैं। अब बात आती है कि अखिलेश यादव क्या सीरियस होकर चुनाव नहीं लड़े? अखिलेश यादव क्यों चुनाव प्रचार में नहीं गए? उनकी अपनी लोकसभा सीट थी,
अपने पिता की भी विरासत की सीट थी, उस पर वो क्यों नहीं गए। भाजपा का विस्तार जारी है, उसका संगठन मजबूत हो रहा है। आज अखिलेश यादव के सामने ये चुनौती है कि 1400 वोट राष्ट्रपति चुनाव में उनका और कम हो गया, 2 सांसद हार गए, अगर जीतते तो 700 वोट बढ़ जाता राष्ट्रपति चुनाव में। एक बात और अच्छी लगती है कि वक्त ने पलटा खाया। एक बार अखिलेश यादव ने गोरखपुर की सीट योगी से छीन ली थी, अब योगी ने आजमगढ़ की सीट अखिलेश यादव से छीनकर हिसाब बराबर कर लिया है, ये भी लोगों को याद होगा। देखिए, रेड सिग्नल राजनीति में दिखा रहा है, समाजवादी पार्टी की टोपी भी लाल है, लेकिन वो इस रेड सिग्नल को शायद देख नहीं पा रही है या जानबूझकर अनजान बन रही है। वो रेड सिग्नल है भाजपा, वो छोटे छोटे पार्टियों को, क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की ओर बढ़ रही है। अगर वोटों का बिखराव जारी रहा तो 75+ का जो 2024 का नारा है लोकसभा का, अब वही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम 80 सीटें जीतेंगे, तो 80 में 80 भी जीत सकते हैं। तो ये अखिलेश के साथ साथ मायावती का भी 0 हो जाएगा, जो 8-10 सीटें लेकर बैठी हैं, अगर 80 में 80 आई बीजेपी की तो। अच्छा, एक चीज और आती है कि अखिलेश के साथी धीरे धीरे छूट रहे हैं। पहले केशव देव मौर्य गए, संजय चौहान गए, अब इस हार के बाद ओम प्रकाश राजभर की स्थिति क्या होगी, डावाडोल होगी, ये भी देखना होगा, क्योंकि सहयोगी दल बिना सत्ता के ज़्यादा दिन रह नहीं सकते। एक और बात आई कि आजम खां जेल से छूटे थे, आंधी है, तूफान है, सहानुभूति है, अब की कोई हरा नहीं सकता रामपुर में, लेकिन कह रहे हैं कि लाठियों के दम पर चुनाव हो गया। अब कैसे क्या हुआ आपने देखा होगा, पंचायत चुनाव में तो लाठी डंडा अपहरण सब होता रहा है। जब वो थे सरकार में उन्होंने भी किया है, नगर विकास के बड़े मंत्री थे, अब उनके ऊपर गुजर रही है तो उनको थोड़ा तकलीफ हो रही होगी। लेकिन जब राम गोपाल कैंप किए रहे कई दिन, जयंत चौधरी सहयोगी दल के लोग वहाँ जाकर प्रचार करते रहे, ओम प्रकाश राजभर का पूरा परिवार लगा रहा, तो ऐसे में अखिलेश यादव को जाना चाहिए था प्रचार करने। पार्टी की जिम्मेदारी है उनके कंधों पर, हार जीत का भी श्रेय उन्हीं को मिलता है, तो वो इस सब चीज़ों से बच नहीं सकते। और अगर वो बचेंगे तो पार्टी कमज़ोर होगी, पार्टी संगठन कमज़ोर होगा। आज उनके कार्यकर्ताओं में भारी निराशा है, सोशल मीडिया पर गाली गलौज चल रहा है। समाजवादी पार्टी को इस बात का एहसास होना चाहिए, उनकी विंग है वो देख रही होगी कि अब मेहनत के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ब्रजेश जी, बीजेपी उत्तर प्रदेश को छोड़ने वाली नहीं है। मोदी जानते हैं 80 सीटें यहाँ की क्या वैल्यू रखती हैं, वो खुद यहाँ से सांसद हैं। योगी के नेतृत्व में लगातार पार्टी जीत रही है, दोनों का की जोड़ी अटूट बनती जा रही है। तो भाई ये यूपी काहे छोड़ेगी भाजपा। एक साहित्यकार ने लिखा कि यूपी कबहू न छोड़िए, ये है प्रभु का धाम, और मरत समय गंगा मिले और जियत मिले दशहरी आम। तो इस समय सीजन चल रहा है, भाजपा भी पूरा आनंद है। तो अच्छा, ओम प्रकाश राजभर को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि दुश्मन हमारे घर में घुस चुका है और मैं मायावती से बात करूंगा और ये झगड़ा नहीं होना चाहिए, बंद करो। ये किस तरह का स्टेटमेंट है? ओम प्रकाश राजभर शायद ज्यादा बोल गए हैं। मायावती उनको घास भी न डालेंगी, और मायावती के साथ वो कितने दिन चल पाएंगे। अभी तो 2024 का चुनाव आने दीजिए। अच्छा, एक कैरेट खाली लटका हुआ है कि ओपी राजभर के लड़के को अगर भाजपा ये वादा कर ले कि हम एमएलसी बना देंगे तो मामला कुछ और बदल सकता है जी, ये वक्त के हिसाब से तय होगा। बहरहाल हार और जीत पर सबके अपने तर्क हैं, लेकिन साहित्य कहता है जी कि कोई सौगात या वफा दे के चला जाऊंगा और तुमको जीने की अदा दे के चला जाऊंगा। मेरे दामन में अगर
कुछ न रहेगा बाकी, अगली नस्लों को मैं दुआ दे के चला जाऊंगा। और मेरी आवाज को तरसेगा तेरा रंग महल, मैं तो एक बार सदा दे के चला जाऊंगा। और मेरा माहौल रुलाता है मुझे आज मगर, और तुमको हंसने की वजह दे के चला जाऊंगा। आपने ऐसा शेर सुनाया कि हेमंत जी बाकायदा पेन कागज लेके लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, शायद उन्हें कहीं बोलना होगा ये शेर, इसलिए बाकायदा नोट कर रहे हैं शेर को। नहीं मैं अरे मैं एक दृश्य देख रहा था, अगर कहीं तो इनसे पूछ लूं चलते चलते। हाँ अरे पूछ प्लीज। अरे पूछ लूं? हाँ प्लीज। वीरेंद्र जी ये आपको कैसा लगा? हाउ कैन यू रोक मी, हाउ कैन यू रोक मी? देखिए, हम लोग हिंदुस्तान के लोग हैं, अंग्रेजी और हिंदी दोनों मिक्स कल्चर है, तो ठीक है, उत्तेजना में बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, लोग इसका भी आनंद ले रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को लेकर हमने क्यू ऐप पर एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये कि पूर्वांचल के मजबूत गढ़ के बाद उपचुनाव में भी सपा की इतनी करारी हार कैसे हो गई। तो शैलेश चतुर्वेदी लिखते हैं कि सपा का अति आत्मविश्वास में थी कि आजमगढ़ वो ज़रूर जीत जाएंगे, लेकिन आजमगढ़ की जनता ने सपा को नए सिरे पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। तो जयप्रकाश लिखते हैं कि अगर आजमगढ़ में सपा और बीजेपी में टक्कर होती तो सपा जीत जाती, लेकिन बीएसपी के गुड्डू जमाली ने खेला खराब कर दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुड्डू जमाली की बैटिंग ने समाजवादी पार्टी को काफ़ी परेशानी में डाल दिया। आलोक अवस्थी मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आलोक जी, आजमगढ़ की जीत के पीछे गुड्डू जमाली को बहुत से लोग क्रेडिट दे रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं ब्रजेश जी, गुड्डू जमाली जी ने चुनाव अच्छा लड़ा, 2 लाख से ऊपर वोट पाना कोई छोटी बात नहीं। 2,66,210 और हार और जीत जी, हाँ जो भी है, मुझे एग्जैक्ट संख्या नहीं पता, लेकिन ये मैं देख रहा था जिस समय चुनाव परिणाम आने से पहले कि वो 2 लाख से काफी ऊपर थे। तो अच्छा चुनाव लड़ा है, और राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ना भी चाहिए इसी तरीके से। आई अप्रिशिएट। पलायन तो नहीं करना अच्छा चुनाव लड़ा के तरीके से जी। मेरा एक चीज और कहना है, मेरा अपना आकलन है ब्रजेश जी, कि राजनीति में विश्वसनीयता नेता की होना बहुत जरूरी है। जब विश्वसनीयता खत्म हो जाती है तो जनता भरोसा नहीं करती है। जिस तरीके से श्रीमान अखिलेश यादव जी ने लगातार जो थोड़ा विश्वसनीयता को आप और डिफाइन करिए, आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की विश्वसनीयता? हाँ जरूर मैं कहना चाहूँगा, पहला जो उन्होंने सबसे बड़ा जो डेंट लगाया, जब वो पूर्व मुख्यमंत्री का बंगला खाली किया तो उस समय का दृश्य लोगों ने देखा, वो एक बड़ा डेंट था उनकी इमेज के ऊपर। दूसरा उनके ऊपर जो सबसे बड़ा डेंट लगा वह कोरोना जैसी महामारी के अंदर उन्होंने वैक्सीन को लेकर के जो है भ्रमित करने का प्रयास किया। और तीसरा अभी मैं देख रहा था कि चुनाव हारने के बाद भी वो सुधरे नहीं। बरोड़ा नदी का 2014 का फोटो पोस्ट करते हैं जो कि उनकी सरकार के समय का था, जबकि आज बरोड़ा नदी साफ है, उसको कई लोगों ने उसका नया फोटो डाला। तो एक राजनेता जो झूठा साबित हो जाए जनता की निगाहों में, जनता उसके किसी वादे पे भरोसा नहीं करती है। तो इसका सबसे बड़ा जो है खामियाजा अखिलेश यादव जी को भुगतना पड़ा। दूसरा, राजनीति जो है अब 365 दिन और 24/7 की राजनीति हो गई है। अब पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस के लिए कोई जगह अच्छा, नहीं ये ओम प्रकाश राजभर के बारे में आजकल आपकी क्या ओपिनियन है? अब वो कह रहे हैं कि वो बहन जी और भैया जी के बीच दोस्ती कराएंगे। देखिए, सहयोगी दल के साथ भी उनका आचरण सही नहीं रहा। ये आपने अच्छा किया उनका नाम ले लिया राजभर जी का। राजभर जी ने भी उनको चेताया कि एयर कंडीशन कमरे की सोबत से बचिए और जनता के बीच में रहिए। ये एक बहुत बड़ा बयान था। एक सहयोगी दल का नेता एक अपने सहयोगी दल के अध्यक्ष को दूसरे कहता है कि आप एसी कमरे का मोह छोड़ दीजिए। तो यह मेरी उसी बात को पुष्ट करता है कि पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, यानी कि इलेक्शन जब आएगा उसके पहले हम सक्रिय होंगे, उसके बाद हम नहीं रहेंगे। तो जनता के बीच में जो नहीं रहता। दूसरी बात, उनका कोई कनेक्टिविटी नहीं है। आज मैं चाहूँ ब्रजेश जी, मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से समय लेना चाहूँ तो मुझे आज नहीं तो कल का समय मिल जाता है।
क्या हमारे मित्र प्रवक्ता जो बैठे हैं क्या ये बात दावा कर सकते हैं कि उनको 1 महीने या 2 महीने के में अरे आलोक जी किस तरह की निराधार बात कर कई रहे हैं? नेताओं ने समाजवादी आप पार्टी वहाँ पे के पास आ रहा हूँ, बस 1 सेकंड और रुक जाओ, उनको अपनी बात खत्म कर लें तो सीधे आपके मेरे पास बारे में क्या डायरेक्ट आपके पास आ रहा हूँ, बस 1 सेकंड रुक जाओ, मुझे अभी का तसल्ली करो, बस 1 सेकंड रुक जाओ, बात हो सकती है, 1 सेकंड रुक जाओ। समाजवादी ऐसा क्या पार्टी के बेसब्र राष्ट्रीय अपना? अध्यक्ष अपने ग्राउंड लेवल के वर्करों मनोज तक जी से जुड़े हैं। उनको बात खत्म किस कर तरह लें तो की सीधे निराधार आपके बात पास आ आप रहा कर रहे हूँ हैं? और आप अनइंटरप्टेड यमुना- डिबेट होगी। आप आप शांत हो जाए थोड़ा, 1 मिनट बात कर रहे हैं। आप गंगा शांत के हो जाए, 1 BOD मिनट का रुक लेवल क्या है जाए, बता दीजिए। 1 मिनट रुक जाइए, गंगा के जहरीले पानी का लेवल क्या 1 है सेकंड जरा तो बता रुकिए। दीजिए मुझे। गंगा माता पहले से कितनी जहरीली हो मनोज गई जी है? आ रहा हूँ आप ही के पास, आप कृपया संयम बरतें, वो बात खत्म कर ले, फिर पूरा टाइम आपके पास होगा हर बात का जवाब देना। आलोक जी गो हेड, अपनी बात कंप्लीट करें। ब्रजेश जी सुशील दुबे जी ने कहा था ना जवानी कुर्बान गएंगे, तो ये उसके सरगना है। इनको इसी तरीके से जो है चिल्ला चोट करनी है। मैंने तो एक मिसाल दी है कि कनेक्टिविटी जनता के साथ और नेताओं के साथ अखिलेश यादव जी की नहीं। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। यस मनोज काका, गो हेड, बोलिए। देखिए, पहली बात तो ये कि मुझे अच्छा लगा कि कम से कम वरुणा पर इन्होंने बात किया। मैं इनसे ये जानना चाहती है समाजवादी अरे छोड़िए पार्टी- वरुणा, आपके नेता की अरे विश्वसनीयता सुन तो पर ले। सवाल उठा रहे हैं। अरे जो वरुणा पर बाद में बात हो जाएगी। ये अगर तानाशाही की बात कर रहे हैं और शालीनता की और संवादहीनता की, संवादहीनता मैं समझता हूं कि अगर इस देश में और सबसे ज्यादा संवादहीनता और झूठ बोलने का प्रचलन अगर भारतीय राजनीति में और लोकतंत्र में 1952 में पहला चुनाव हुआ, उसके बाद अगर सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला व्यक्ति कोई स्थापित हुआ होगा तो मैं निश्चित रूप से आपके मंच के माध्यम से कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी इस देश से झूठ बोले। 55,000 करोड़ रुपए मां गंगा के नाम पे नमामि गंगे में बहा दिया गया। BOD का लेवल क्या है मां गंगे का? बात नहीं है। आलोक जी आप 1 सेकंड रुकिए, उनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। आलोक जी प्लीज, आलोक जी नो, आज देश आप अपनी बात कंप्लीट करिए। मनोज जी, आलोक जी रुक जाइए, आलोक जी रुकिए, आलोक जी रुकिए, आलोक जी प्लीज रुकिए, आलोक जी रुकिए प्लीज रुकिए। अपने चरम पर है। इन विषयों पे आप बात कर पाएंगे? जिस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री रहते हुए ये भाषण देते थे कि जब रुपया गिरता है तो देश की गरिमा गिरती है। आज रुपया 78 रुपया, आप देश की गरिमा नहीं गिर रही है। कहाँ है देश की गरिमा? महंगाई कहाँ है? नरेंद्र मोदी जी से सवाल किया जाए, जो व्यक्ति आर.के. बिरानी, जो व्यक्ति के हीरे का व्यापार था, वो व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी को 10 लाख का सूट देता है तो उसको वेंटिलेटर का ठेका दे दिया जाता है और उसके वेंटिलेटर से देश भर में अस्पतालों में लोग मर जाते हैं। इस पर कौन सवाल खड़ा करेगा? शर्म से डूब मरो। की रिपोर्ट है। तुम्हारे नेता निकलते नहीं है घर से बाहर, विदेश यात्राओं में डूबे रहते हैं, सच दिखाने वालों के घरों में चांदी ईडी की भेज थाली में देंगे, खाना खाते CBI भेज देंगे। हैं, व्हाइट आप हाउस बात जैसे करिए महल के महंगाई अंदर पे। रहते हैं। महंगाई पे नरेंद्र बात मोदी करो, जी का तो कोई बेरोजगारी। घर भी नहीं है आपको अपना। जीत मुबारक। प्रधानमंत्री पद से मैं कह रहा हूँ आपको जीत मुबारक हो। निजी घर नहीं है। सबसे ज्यादा इस देश को बदलाया जाता है। एक जाति विशेष, धर्म विशेष के हर काम मुसलमानों के कर दिया जाए। आपने सहारनपुर में क्या किया लोगों के साथ? घर गिराने का संविधान पढ़े हैं कि नहीं? इस देश का दुर्भाग्य है। और इस मंच के माध्यम से समाजवादी पार्टी देश भर के युवाओं से अपील कर रही है कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक कार्यकर्ता तब तक लड़ेगा जब तक कि लोकतंत्र जीवंत नहीं होगा। इस लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी कुचल रही है, ईडी से कुचल रही है, CBI से कुचल रही है। इस देश के संस्थाओं को चंद उद्योगपतियों के हाथों में गिरवी रखे हो। क्या बात करोगे आप? चंद उद्योगपतियों के हाथों में देश की सारी संस्थाओं को गिरवी रख दिया गया। आप इस पर कभी बात करेंगे? आप देश की एयरपोर्ट, देश की रेलवे 50-50 साल के लिए दे रहे हैं लीज पर और नौजवानों को 4 साल, नौजवानों को 4 साल। अपने आप 75 तक रहेंगे देश के प्रधानमंत्री और देश के गरीब के घर से, किसान के घर से थैंक यू, थैंक यू। इस तरह आपस में आर्गुमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। आपको जीत की दर्शकों को आप लोग इरिटेट कर रहे हैं। थैंक यू। इस तरह आपस में उलझने का कोई तात्पर्य नहीं है। भूखमरी में बेकारी की अगर किसी ने झोंका है, भारत माता मनोज काका कंक्लूड करें अपनी बात। बेकारी से, तो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों में, भ्रष्टाचार है। थैंक यू। इस भ्रष्टाचार ने, बीजेपी के, मोदी जी के, योगी के भ्रष्टाचार ने देश को डुबो दिया। बराबरी नहीं है तुम्हारे नेता की। सारे जो दुनिया भर के ओके, सतीश प्रकाश, थैंक यू, शुक्रिया आपका, धन्यवाद सतीश प्रकाश जी, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मनोज काका जी शुक्रिया, धन्यवाद। मानकों में भारत की स्थिति दयनीय होती जा रही है। उत्तेजना क्यों? अपनी बात रख ली आपने। सतीश प्रकाश जी, बीएसपी का अब आगे का क्या स्ट्रेटजी रहेगा? कैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजमगढ़ टाइप की अभी भारत समाचार सच दिखा देगा तो ईडी आ जाएगी।
आज अरे आने दो, मैं झेलूंगा ना, डोंट वरी। एक व्यक्ति सच लिखते थे आल्ट न्यूज के, उनके यहाँ ईडी पहुंच, ठीक है। अब ईडी और सीबीआई तय कर रही है। मनोज काका तो मान लीजिए झोपड़ी के कोई आदमी किसी है, को इसलिए फांसी नहीं हमारे दे यहाँ देगा, भी एक भेज मिनट। सकते हैं आप। ओके, जो सतीश लोग जी। भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा कर देंगे उनको जेड श्रेणी दे देंगे, अरे जो जो बंगला लोग लूट भारतीय कर ले जनता गए तो पार्टी के सामान विचारधारा पहुंचा का ये दो, डिबेट बंगला आपस में पर करने देने का का कोई करवा फायदा देंगे। नहीं है। जो बंगला लूट करके ले नो, गए आलोक थे जी प्लीज पूर्व रुकिए, आप मंत्री आलोक का, जी रुक जाइए। उसका सामान ओके, कम से सतीश कम जी 10 लाख का सूट मेरी तो आवाज आ नहीं रही है? पहने। 10 लाख का सूट तो नहीं पहने। ओके, आप अपने बीएसपी लोगों की को आगे की अरे रणनीति मुझे संस्थाएं बताइए। बेचे तो नहीं। धन्यवाद, दोनों को शुक्रिया। अपने लोगों सतीश जी को को है, आप अरे बोलिए। संस्थाएं बेचे तो थैंक यू। नहीं। ओके, शुक्रिया। सतीश जी बोलिए। ब्रजेश जी, देखिए आमतौर पे भारत में उपचुनाव का जो इतिहास है, जिसकी सत्ता होती है उस पार्टी के जीतने की बहुत बड़ी संभावना होती है। बीजेपी ने चुनाव जीता है, कोई बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। देखिए इस चुनाव परिणाम का उत्तर प्रदेश की राजनीति पे एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। एक वर्ग विशेष को जिस तरीके से टारगेट कर रही थी बीजेपी और भाई साहब, समाजवादी मैं पार्टी, 10वीं बार पूछ रहा हूँ, ये वर्ग विशेष और ये समुदाय विशेष कौन है? कृपया स्पष्ट करें, देखिए जनरलाइज बात ना करें। सुनिए, ये वही वर्ग विशेष है कि जो बीजेपी की सत्ता का सबसे ज्यादा शिकार है। कौन है? कि जिसमें विपक्ष इसका की नाम पार्टी लीजिए, ये कौन कहीं है? ना कहीं भ्रम में डाल करके उसका वोट पाती है। नाम भी नहीं लेना चाहते। इनडायरेक्ट वे में बीजेपी को लाभ होता है। कौन है ये? यही वर्ग समुदाय विशेष इसको कौन है? मालूम हो गया है, आजमगढ़ के चुनाव में इसी वर्ग विशेष को ये पता लग गया है। किस वर्ग विशेष को? अगर उसको मैं 15वीं बार पूछ रहा हूँ, ये वर्ग विशेष कौन है? सत्ता से हटाना है तो दलित जो है, बीजेपी का जो मूल वोटर है वही उसको मिलेगा, ये तय है। कोई नहीं देगा उसको वोट, उस जाति के लोगों को कोई वोट नहीं देगा। रामपुर में कोई वोट नहीं दिया। अगर रामपुर में चाहते हैं, हमने एक मैसेज क्रिएट किया कि आप जाइए वोट लीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर जो हालात पैदा किए हैं बीजेपी ने, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लोगों के अंदर धार्मिक उन्माद चरम के ऊपर है। ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी ने क्लियर मैसेज दिया है। क्या? बहुजन समाज पार्टी का एक मूल वोटर है, उस वर्ग विशेष के लिए क्लियर मैसेज। ये कौन है वर्ग विशेष? 16वीं बार पूछ रहा हूँ, वर्ग विशेष कौन है? आप बहुजन समाज पार्टी का वोट आपको देगा ही देगा। आपको सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की तरफ देखना है, आपको निश्चित रूप से सत्ता मिलेगी। और बीजेपी उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की सत्ता से बाहर करने की अगर किसी के अंदर ताकत है तो समाज पार्टी के अंदर ही है। इस चुनाव का ये मैसेज है। और निश्चित रूप से आगे आने वाले उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलेगी 100%। जो विशेष वर्ग को जिस तरीके ये कौन विशेष वर्ग? 18वीं बार पूछ रहा हूँ, विशेष वर्ग कौन? अरे सुनिए, देखिए ब्रजेश जी, ये वही विशेष वर्ग है। 19वीं बार पूछ रहा हूँ, कौन सा विशेष वर्ग? जिसको सुनिए, जिसको जानबूझ करके सत्ता स्वीकार कर रही है, जानबूझ बहुत शुक्रिया आपका हेमंत तिवारी जी। बच्चों को उनके संवैधानिक अधिकार बीएसपी को आने वाले समय में कितना गंभीरता से लेने की जरूरत है? ये गुड्डू जमाली का वोट है या फिर बीएसपी का वोट है, या भविष्य में एक खास समुदाय जिसका जिक्र 19 बार किया, मैं 19 बार पूछा लेकिन बताया नहीं इन्होंने, क्या उसका जमावड़ा है? देखिए, इन परिणामों ने साबित कर दिया कि बहन जी के दोनों हाथों में लड्डू है। बहन जी ने रामपुर में कैंडिडेट नहीं दिया, एक मैसेज देने की कोशिश की कि उनको आजम खां के साथ जो जुल्म जाती हुआ उससे सिंपैथी है, लेकिन बहन जी ने यहाँ 2 गेम खेला। आप ध्यान रखिएगा, गुड्डू जमाली का कैंडिडेचर जिस दिन फाइनल हुआ तब वो बीएसपी में नहीं थे। वो बीएसपी छोड़ करके, आपने ठीक फरमाया, सपा में रास्ता देख रहे थे, जगह नहीं मिली तो वो इसी पार्टी से मुबारकपुर से चुनाव लड़े। वो उस वक्त बसपा में नहीं थे तब तक बाई इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुआ था। तो गुड्डू जमाली को कैंडिडेट बनाने के 2 मतलब हुए कि कम जगह बहन जी ने कसम खा रखी है, उनके ओपन बयान है कि चाहे कोई चीज़ जाए हम समाजवादी पार्टी को नहीं जीतने देंगे। समाजवादी पार्टी से अलगाव के बाद उनका पहला बयान था, और ये बयान 3 बार आ चुका है। तो उनका पहला लक्ष्य है, हम जीते नहीं जीते सपा को जीतने नहीं देंगे। तो हम जीते नहीं जीते में हो गया कि गुड्डू जमाली का कैंडिडेचर सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को एकदम मुख्य लड़ाई में लाने वाला तभी हो वो गया। प्रेस नोट में लिखा था और फाइनल अगर खुदा टिकट दिया नुखास्ता गया है। जीत जाते, ध्यान रखिएगा जी। पर एक बात और ध्यान रखिएगा, गुड्डू जमाली को 2014 में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ जितने वोट मिले थे, बमुश्किल तमाम 300 वोट कम मिले हैं। गुड्डू जमाली को 60,000 के ऊपर वोट
मिले हैं मुबारकपुर में। और उससे ज़्यादा चिंता की बात आप ध्यान रखिएगा, जो अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ा काज ऑफ हो रही है, गोपालपुर यादव बहुल कॉन्स्टिट्यूंसी है, असेंबली सेगमेंट, वहाँ भाजपा जीती है। सगड़ी यादव और कुर्मी बहुल कॉन्स्टिट्यूंसी है, सर गोपालपुर समाजवादी पार्टी जीती है, 3,000 से जीती है समाजवादी। आज गोपालपुर और सदर सर 2 हम जीते हैं, गोपालपुर और सदर जी। जरा दोबारा से देख लीजिएगा, हो सकता है मुझे कंफ्यूजन। कोई सुनिए, ओके, कोई केपी मलिक साहब, केपी मलिक साहब, तो बहन जी के दोनों ये खास समुदाय वाला क्या इशू है सर? अरे मैं क्लियर कर दूं एक लाइन बस। हाँ हेमंत जी प्लीज बोले, अपनी बात कंप्लीट कर दें हेमंत जी। खाली बहन जी के सारा फोकस किस बहन जी के, तो दोनों हाथ में लड्डू इसलिए हुए कि बहन जी को वोट उतने ही मिले जितने मुलायम सिंह यादव के खिलाफ मिले थे गुड्डू जमाली को। लेकिन बहन जी अब एक कह तो सकती हैं कि जो विशेष वर्ग यानी मुसलमानों को अच्छा, ओहो, 2022 के खास वर्ग मतलब मुसलमान था। और मैं इतनी देर से कंफ्यूज था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो 19 बार मैंने अपने भाई से पूछा, सतीश प्रकाश से। ओहो, अच्छा, मुसलमानों की बात हो रही थी। तो बहन जी अब दावे के साथ कह ओके, केपी मलिक साहब देखिए, ये हेमंत जी जो बता रहे हैं खास समुदाय, क्या ये वही है जिसका जवाब 19 बार मैंने सवाल पर सतीश जी ने नहीं दिया? देखिए बिल्कुल ब्रजेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं तिवारी जी को सारी चीज़ें यूपी की पता है, आप जानते हैं। और उन्होंने तो आपके बिना पूछे ही बता दिया कि विशेष समुदाय कौन है। एक सज्जन से 19 बार पूछा नहीं बताया। मेरा कहना ये बिना है, पूछे जवाब दे रहे हैं। जी। तो इसमें यही है कि देखिए मायावती जी को कहीं न कहीं ये आभास इस चुनाव से हो सकता है कि विशेष समुदाय अखिलेश को छोड़कर, समाजवादी को छोड़ के बहुजन समाज पार्टी की तरफ भी शिफ्ट हो सकता है। लेकिन ये मुझे लगता है दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, अभी कुछ ऐसा है नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें बहुजन समाज पार्टी और मायावती का कम, गुड्डू जमाली का अपना कारनामा ज़्यादा है इतने अच्छे वोट लाने के लिए और जिताने के लिए। और इसमें जो दूसरा जो कारण मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से वहाँ पे बहुत कम इंटरेस्ट लिया दोनों सीटों पर, उसका फायदा भी गुड्डू जमाली को मिला। अगर मुझे लगता है कि अंतर जिस प्रकार से कम है, अगर अखिलेश यादव वहां पे थोड़ा सा जोर लगाए होते तो कम से कम ये सीट निकल सकती थी, मैं ये कह सकता हूं। और आने वाले समय में ही पता लगेगा कि बहुजन समाज पार्टी की स्थिति क्या अच्छी है। मैं बिल्कुल इत्तेफाक तिवारी जी से नहीं रखता इस बात में कि मायावती जी के हाथ में दोनों लड्डू हैं। जी ओके, सुशील दुबे जी, आपको क्या लगता है कि अब बीजेपी की स्ट्रेटजी क्या होगी? और क्या बीएसपी सिर्फ वोट कटवा बन के रह जाएगी या फिर आजमगढ़ जैसी ताकत दिखाएगी? मुझे लगता है कि बीएसपी अब बीएसपी नहीं है। बीएसपी अब जे और एस का ही तो अंतर है। बीएसपी अब बीजेपी है। बीएसपी पूरी तरीके से बीजेपी के कंट्रोल में है। इतना खुल के बोलोगे? एकदम खुल के बोलो। और आपके ऐसे चैनल में नहीं बोलेंगे तो फिर कहाँ बोलेंगे? अच्छा, बोलो। बीएसपी ये टिकट जो भी कुछ हो रहा है ये मायावती जी नहीं कर रही हैं। अच्छा बोलो। ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं ये सारा। और 22 में आप देख लीजिए, 24 में सारा कुछ बीजेपी ही तय करेगी। अब बीजेपी 2 फ्रंट से खेलेगी, एक बीएसपी के फ्रंट से खेलेगी और वो मायावती जी अपने जिस किले में है वहां रहेंगी। हम जी आपके उससे एक बात कहना चाहेंगे। जी बोलिए। एक कहावत है पुरानी, रोते गए और मरे खबर लाए। जो सुप्रीमो मेंबर 2 आजम खां सपा सरकार में थे, वो विजय माल्या टाइप आइटम थे। अब की क्या हाल हुआ उनका? वो बोलते ही रहे। अब जब आदमी ज़्यादा बोलता है तो मुँह से थूक भी निकलता है, तो जब सामने वाला होता है वो चिढ़ता भी है उससे। भाई ने कह दिया, डे 1 कह दिया, और टोपी चश्मा लगा के, कि मेरा कमरा तो कबर के बराबर था। और जो सबसे गलत बात कही, कल मैं आपके चैनल में था कुरुक्षेत्र में, कल 5 बजे सामने देख रहा था लाइव उनको, मैंने जवाब भी दिया। उन्होंने कहा बीजेपी मुसलमानों से घृणा करती है। घृणा शब्द बहुत गंदा शब्द है। तो मैंने कहा जितना आप हिंदुओं से प्यार करते हो आजम खान साहब, उतना ही बीजेपी मुसलमानों से घृणा करती है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने आज की परिचर्चा में बेहद महत्वपूर्ण अपने अपने सुझाव, अपनी अपनी बातें, तर्क और तथ्य प्रस्तुत किए। और बहनों भाइयों, आप सबका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।